मैं सामाजिक विज्ञान के लिए आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ, जिससे आपके बोर्ड में कुछ आपके प्रश्न किस प्रकार के बहुविकल्पी आए, जिससे आपका हो जाए। आप इन्हीं प्रश्नों को बार बार देखते रहिए, आपका क्लियर हो जाएगा। घुमा फिरा के यही प्रश्न कई बार आए हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुनर्जागरण का युग का अभ्युदय किस देश में हुआ। तो पुनः देखिए, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, फिर से जागना। तो आप ध्यान रखिएगा कि पुनर्जागरण जो होता है, इसका मतलब होता है फिर से जागना, अपनी संस्कृति से फिर से जागना। इसका जो संबंध है वो इटली से है। तो आप ध्यान रखिएगा, पुनर्जागरण युग की शुरुआत किस देश से हुई है, तो इटली से हुई है। किससे हुई है, तो इटली। तो पुनर्जागरण का युद्ध क्या मारेंगे आप, इटली। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इटली से बिलोंग करता है। और इटली के जो महान कवि हैं दांते, उनको पुनः जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। तो आपसे पूछेगा कभी अगर इस प्रकार से प्रश्न कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो दांते को। और पुनर्जागरण युद्ध की शुरुआत किस देश में हुआ, तो इटली में। ध्यान रखिए आप, दो प्रश्न मैं आपको, एक ही प्रश्न के दो आंसर। पुनर्जागरण का युग किस देश से है, तो इटली। और पुनर्जागरण का किस देश से संबंध है, तो आपका अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो दांते को, जिन्होंने टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया था। क्लियर हो गया। तो इसके बाद देखिए, करो या मरो, ये आपको वैसे भी पता है, महात्मा गांधी का नारा है। और भगत सिंह का आपको पता ही है, मारो फिरंगी को, मंगल पांडे, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कुछ नारा भी, ठीक है। वैसे आपको बता दिया कि करो या मरो, महात्मा गांधी। और जय जवान जय किसान, लालबहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी, मंगल पांडे को। जय हिंद, जय जगत विनोबा भावे। इस टाइप के जितने भी नारे हैं, उनको एक बार ध्यान से अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पुनर्जागरण का युग किस देश से है, तो इटली। और पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, दो क्वेश्चन। तीसरा, पुनर्जागरण युग का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो दांते को। तीन प्रश्न आपको इसमें, तीन एक चार प्रश्न मैंने आपको इसमें बता दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए, नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना आप लर्न कर लीजिए 1885। 1885। तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसने किया, तो एलन ऑक्टो ह्यूम के समय ये स्थापना हुई। और पहले जो इसके अध्यक्ष बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी या WBC बनर्जी ने इसके अध्यक्ष बने थे। कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था, तो 72, यानी 72 लोगों ने भाग लिया था। यानी एक ही प्रश्न के मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए। फिर से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, एलन ऑक्टो ह्यूम। एलन ऑक्टो ह्यूम कौन अंग्रेज था, तो एलन ऑक्टो ह्यूम। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पार्टी के जो अध्यक्ष थे उस समय वर्तमान में, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद आपको एक और ध्यान देना है, यह अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई। दूसरा, कितने लोगों ने भाग लिया, तो 72। एक ही प्रश्न के मैंने 4 आपको बताया, ठीक है, ध्यान रहे। इसके बाद महामंदी। महामंदी का मतलब जिसमें मंदी आ जाए, तो ये आप 1829 आप याद कर लीजिए। इसमें आप ध्यान रखिएगा 1929। महामंदी एक ऐसा समय जिसमें बहुत सारी मंदी आ जाए, सारा काम काज ठप हो जाए, वैसे को आप महामंदी बोलते हैं। ये आया था 1929 में। क्लियर हो गया। तो आपका देखिए 4 प्रश्न तो है कहने को, लेकिन मैंने इसको 10 प्रश्न कर दिया। ये आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब देखिए, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका। देखिए, एकीकरण का मतलब होता है जर्मनी कई भागों में बटा था, जैसे प्रसा और भी उसके बहुत सारे राज्य कई भागों में बट गए थे। तो उनको एक करने के लिए, एकीकरण का मतलब होता है एक करना। एक करने का काम जो है बिस्मार्क, ये याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, बिस्मार्क। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका किसकी थी, बिस्मार्क की। तो आपसे कभी पूछेगा जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी, बिस्मार्क, ये आप याद कर लीजिएगा। और बिस्मार्क की जो नीति थी, रक्त और लौह की नीति,
भी किसने प्रयोग किया था, तो बिस्मार्क ने। अगर आपसे पूछेगा कि रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई, तो बिस्मार्क ने। और जर्मनी के एकीकरण में किसने भूमिका निभाई, तो बिस्मार्क ने। आपको 2-3 प्रश्न मैंने इसमें बता दिया। एक प्रश्न आपको गैरिबाल्डी का भी लर्न कर लीजिए। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में तो मुख्य भूमिका बिस्मार्क की, और इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की मानी जाती है। तो आप याद कर लेना, ठीक है। इटली के एकीकरण का भूमिका किसको माना जाता है, तो गैरिबाल्डी को। आपको क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखिए, जर्मनी के एकीकरण की भूमिका बिस्मार्क को। बिस्मार्क की एक नीति थी रक्त और लौ की नीति, किसने अपनाई, बिस्मार्क ने। उसी प्रकार से इटली एक देश था, उस भी कई भागों में बटा था, उसको भी एक करने की जिम्मेदारी किसने ली थी, गैरिबाल्डी ने। तो 2 प्रश्न, जर्मनी का बिस्मार्क और इटली का गैरिबाल्डी, ठीक है। भारत में राष्ट्रपिता कहकर आपको पता है, महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। महात्मा की उपाधि इनको किसने दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप महात्मा के रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वैसे और कुछ खास इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है, तो महात्मा गांधी को। क्लियर, ठीक है। इसके बाद संघीय सरकार, संघीय का मतलब संघ, संघ मतलब होता है केंद्र। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार और संघ का जहाँ बताए वहाँ आप क्या मारेंगे, केंद्र सरकार, ठीक है। तो संघीय सरकार को क्या कहते हैं, केंद्र सरकार। क्लियर हुआ? भारत में पंचायती राज का संवैधानिक स्थिति कब, देखिए ये इस पे भी 3 आपका मैं प्रश्न बता देता हूँ। पंचायती राज का मतलब क्या होता है, हमारे गांव स्तर पे पंचायत स्तर को ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर में विभाजित किया गया। तो पहली बार इसको संवैधानिक दर्जा, यानी संविधान में इसको लिखित प्रावधान करके दर्जा दिया गया, वो 1993 में। 1993 में याद कर लीजिए, 1993 1993। और वो जिस कमेटी पर आधारित है वो बलवंत राय मेहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी पूछेगा किस कमेटी पे पंचायती राज का ज़्यादा असर है, तो बलवंत राय मेहता, जिन्होंने 3 स्तरीय बताया, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज का संवैधानिक स्थिति 1993 में दी गई, और इसके तीनों ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या है कि धर्म का कोई स्थान नहीं है, और एक राष्ट्र एक धर्म विश्वास हो गया, और केवल बहुसंख्यक वर्गों के धर्मों को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। देखिए, सीधा सीधा एक मतलब है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्म क्या होते हैं, बराबर। तो आपको याद हो गया, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई भी धर्म हमारे लिए ऐसा नहीं कि विशेष होगा, सारे धर्म क्या होंगे, बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नारीवादी जो होते हैं, जो नारीवादी होते हैं, वह पुरुष या स्त्री में कैसे विश्वास करते हैं, पुरुष और स्त्री के संयुक्त अधिकारों में, पुरुष और स्त्री के अलग अधिकारों में, पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो नारीवादी होते हैं, जो वो बात करते हैं पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों को। तो ये जो लर्न कर लीजिएगा, पुरुष स्त्री समान अधिकारों के, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है, अजैविक संसाधन क्या है, अजैविक। देखिए, अ हटा देंगे तो जैविक, या जैविक मतलब जीने वाले, अजैविक मतलब जिसमें जीवित नहीं हो। तो आप बताइए, पशु ये जीवित है, पौधे जीवित है, मछली जीवित है, तो चट्टानें होंगी इसकी, क्या होगी, चट्टानें। तो आप ध्यान रखिएगा, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, तो काली मिट्टी। सबसे ज़्यादा उचित मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है। इसके बाद सर्वोत्तम किस्म का लोहा। देखिए, लोहे का प्रकार आपको मैंने बताया था, उसमें आपका जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो सर्वोत्तम जो है मैग्ने, मैग्ने से याद कर लेना, सर्वोत्तम जो लोहा क्या होता है, मैग्ने। कौन सा, धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज का आपको मैं बताया था, जिसमें लोहे की मात्रा होती है, वैसे खनिज को आप क्या कहोगे, धात्विक खनिज। अब बताइए, तांबा, अभ्रक, पोटास, संगमरमर। तो अब तांबा होगा। कौन सा दूरस्थ से जाने पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ा है। देखिए, पूरब और पश्चिम, पूरब में सिलचर है, पश्चिम में पोरबंदर है। तो पूर्व पश्चिम गलियारों को अपने बताया था आपको। अगला जो प्रश्न है आपका, कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई 1853 में मुंबई से थाने के बीच, 34 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली जो ट्रेन चलाई गई आपकी 1853 में मुंबई से थाने, और 34 किलोमीटर। एक ऐसा संगठन जिसका ध्येय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार करेगा विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ है आपका, जेनेवा में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, व्यापार कौन करेगा,
विश्व व्यापार संगठन करेगा और जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ये इसमें आपका 17 क्वेश्चन अप्रॉक्स है, लेकिन 17 मत देखिए, इसमें आपका करीब मैंने 35 क्वेश्चन को करवा दिया है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद।